नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2022 का चुनाव यानी 2022 का विधानसभा चुनाव अगले साल है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में चल रहे हैं। आखिरकार जनता के मन में जो भी सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आपके दिल में जो सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो चुनाव में अब लगभग 6 महीने बचे हैं। लगभग सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि आप भी दिल्ली आए और दिल्ली के लोग भी लखनऊ आए। मान लिया जाए अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से या फिर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। देखिए, चुनाव हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं। लोक कल्याण के मार्ग पर जाने का और जनता के बीच अपने शासन की योजनाओं को पहुंचाने का। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जी, जिस दल ने, चाहे वह कोरोना के दौरान या कोरोना के पहले भी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण को सर्वोपरि दिया, दल से ऊपर देश। और इस दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान रहा है वह पिछले 16 महीनों से कोरोना महामारी के दौरान भी देखा गया। अकेला राजनीतिक दल है जिसने कहा सेवा ही संगठन। जी, यानी हमें बूथ प्रबंधन नहीं देखना, बूथ का हमारा जो कार्यकर्ता है वो सेवा के साथ जुड़े, हमारा जो पदाधिकारी है किसी भी स्तर का वो सेवा के साथ जुड़े, जनप्रतिनिधि हर स्तर का वो जन सेवा के साथ जुड़े, इस महामारी के दौरान जनता की सेवा करे। तो हमारे लिए हर दिन इलेक्शन है और हमारे लिए हर दिन लोक कल्याण का है, जिसमें हम लोग हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता अपने स्तर पर और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं। और हम लोग पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी जरूरत इस समय क्यों पड़ी? देखिए, हर राज्य को अपने फ्यूचर के कार्यक्रम तय करने पड़ते हैं, भविष्य की कार्य योजना तय करनी पड़ती है। 2016 में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से एक अपेक्षा की थी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 16 गोल्स तय किए थे, जिसमें गरीबी का सर्वथा उन्मूलन हो, हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिल सके, हर एक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिल सके, जल संसाधन का बेहतर उपयोग हो सके, स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर के वो क्या था। और अकेले उत्तर प्रदेश एक ऐसी विधानसभा है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक डिबेट कराई थी और डिबेट 36 घंटे तक अनवरत चली थी। रिकॉर्ड भी है वो। रिकॉर्ड भी है। और उस डिबेट के कारण हमने फिर मंत्री समूह बनाए थे जी, अंतर्विभागीय समन्वय के भी, और उन सभी को फॉलोअप करने के लिए जो चीज़ें सामने आई थी उसमें ये बात आई थी कि डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर यूपी की हम बात करते हैं तो हम नेशनल एवरेज से अभी भी बहुत सारे मुद्दों पर पीछे हैं। जैसे 2016 के डाटा अगर हम देखेंगे, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो नेशनल एवरेज है उससे पीछे रहे। यद्यपि 4 वर्षों में उसमें काफ़ी सुधार करने का प्रयास हुआ, लेकिन अभी भी हमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उसको अचीव करने में
समय लगेगा उसके कारकों को ढूंढना और फिर उसके अनुसार रणनीति बनाना जी। और उसी के तहत हम लोगों को 2021 से लेकर 30 के बीच की आगामी 10 वर्षों की एक जनसंख्या नीति घोषित करनी पड़ी। राज्य सरकार ने उसको लॉन्च किया है और अवेयरनेस के कार्यक्रम को फोकस किया है। देखिए, हमें एक चीज़ को नोट करना होगा, जब हम जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं जी। तो हमें जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए दो चीज़ें देखनी जरूर पड़ेंगी। एक, व्यापक जागरूकता और फोकस्ड करके उस तबके को जहां पर अभी भी जागरूकता का अभाव है। आपकी सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेके गुजरात तक और गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जी। जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक माँ की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली चीज, देखिए दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये शिशु मृत्यु दर इसलिए हो रही है कि 2 बच्चों के बीच में गैप कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वे कमज़ोर होंगे, कुपोषित होंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये तो अब माँ के साथ भी हो सकता है। मैं साइंटिफिक रीजन, हमारी जो पॉलिसी वो पूरी साइंटिफिक रीजन पर दिया जा रहा है। दूसरा जी, हमने ये भी पक्ष रखा है जी, कि हमें हर हाल में जनसांख्यिकी असंतुलन को भी नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, रिचेज डेमोग्राफी एक सच्चाई है और हमें उस सच्चाई से कभी भी अपने को दूर नहीं करना चाहिए। हम पॉलिटिकल कारणों से सच्चाई को विस्मृत कर दें, ये धोखा होगा समाज के साथ भी और देश के साथ भी। टाइमिंग को लेकर मैं आपसे कोई टाइमिंग नहीं, टाइमिंग को लेकर सवाल है। भाई हम चुनाव से 6 महीने पहले, भाई 21 से 30 के बीच में घोषित कर रहे हैं जी, तो मैं इसको लेकर के 17 में थोड़े आता है, 18 में थोड़े आता है। हमने तो 18 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अपने विधानमंडल में चर्चा कराई थी। जो ये लोग आरोप कर रहे हैं, इनकी पार्टियों ने उस समय विधानमंडल का वॉकआउट किया था। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, इन सभी लोगों ने वॉकआउट कर दिया था जी। ये लोग सदन ही में नहीं आए बहस में। यानी गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए, ये इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। ये लोग गरीब, हर व्यक्ति को गरीब रखना चाहते हैं जिससे वोट बैंक बना सके। उनका आरोप यह है कि एजेंडा आपका है, मेरा नहीं, ये यूएन ने हर देश के सामने एजेंडा दी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि देश के अंदर हर एक विधानमंडल में इस पर चर्चा हो और राज्य सरकारें गरीबी के उन्मूलन के लिए कार्य करें। इसीलिए आपने देखो, अगर पिछले 7 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई, फोकस्ड योजनाएं थी, पीएम आवास योजना, जनधन की योजना, स्वच्छ भारत मिशन की योजना, हर घर नल की योजना, उज्ज्वला योजना, या ये जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को देखें। हर योजना के पीछे हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने और उनकी समृद्धि का उसके पीछे का उद्देश्य है। उसको अगर आप राजनीतिक एजेंडे से देखते हैं तो मुझे लगता है कि उन गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पूर्व विदेश मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, सलमान खुर्शीद, वो तो बहुत बड़ा बोल गए। वो कहते हैं कि ऐसा अगर कानून लाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ये बताना चाहिए कि उनके, हालांकि विवादित बयान है ये, कि उनको घोषणा करनी चाहिए कि कितने वैध बच्चे हैं, कितने अवैध बच्चे हैं, घोषणा कर दें, उसके बाद कानून ले आए आप लोग। देखिए, जो उनका बयान आया है जी, ये परंपरा और संस्कृति कांग्रेस के अंदर ज़्यादा फिट बैठती है,
क्योंकि उनके संस्कारों में रंगे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिस संस्कार में रंगे होंगे उसी की भाषा बोलेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये बात की है कि दल से ऊपर देश, जब देश के ऊपर संकट होगा हम देश के हितों के लिए कार्य करेंगे। तो ये पॉलिसी आएगी, और पॉलिसी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये पॉलिसी कानून मतलब इसको कानून का जामा पहनाया देखिए, जाएगा। अभी इसका ड्राफ्ट विधि आयोग बना रहा है, जब आएगा फिर पब्लिक डोमेन में जाएगा, पब्लिक डोमेन में उसके कमेंट लोगों के मांगे जाएंगे। आपको लगता है ये चर्चा पॉलिसी पूरे देश में भी आनी चाहिए? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए हर एक जगह से इसकी आवाज उठ रही है और जी, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर पूरे देश के अंदर इस पर कार्य हो रहा है। मैं बढ़ता हूं आगे। हाल ही में यूपी के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली वहां पर। 825 में से बीजेपी को 648 सीटों पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी को हालांकि 99 सीटों पर जीत मिली है। क्या आप इसको मानते हैं ये 2022 से पहले का ट्रेलर है? क्योंकि हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा, एक बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करी, यहाँ पर सपा बसपा का गठबंधन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, आपका चेहरा था। उसके बाद हमने देखा कि उपचुनाव हुए, वहां पर जीत हासिल हुई। अब ब्लॉक चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, इसको आप कैसे देखते हैं? या फिर आपको तो लगता नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस पे बीजेपी का कार्यकर्ता आ जाएगा, हम तो जीते रहे हैं जी? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति कहीं पे नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी और आज के देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तैयार की थी। भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर चुनाव जीती थी यूपी में। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव जीती थी अपने सहयोगियों के साथ, 325 सीटों पर जीती थी यूपी के अंदर। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2019 में जब सपा बसपा कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे और देश और दुनिया का हर राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहता था कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीत नहीं पाएगी, बहुत अगर हमें देते थे तो लोग कहते थे बहुत अधिक सीटें जीतेंगे, 25 सीट जीत जाएंगे, अन्यथा लोग 5-7 सीटों पर हमें सीमित करते थे। हम तब भी कहते थे कि बीजेपी 65 से कम 65 सीट जीतेगी यूपी में, और हम लोग उतनी सीटें जीते यूपी में। पंचायत चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बीच में हमारे यहाँ 2 उपचुनाव हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, दोनों में जीती थी। और पंचायत चुनाव के परिणाम भी है। 75 में से 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। जी जी। 825 ब्लॉकों में जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 700 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जीते हैं, क्योंकि इसमें 131 सीटें ऐसी थीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए थे, क्योंकि वहाँ दोनों कार्यकर्ता बीजेपी के ही लड़ रहे थे। तो इसलिए एक फ्रेंडली दोनों कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया था कि भाई आप कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, आप आपस में शांतिपूर्ण तरीके से उसको आप भले चुनाव लड़िए, लेकिन दोनों भारतीय जनता पार्टी, तो 700 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीती है। समाजवादी पार्टी 90 के आसपास सीटें इसमें जीती है, और बाकी अन्य दलों के द्वारा भी कुछ कुछ सीटें जीती गई होंगी। ये चुनाव इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए इस पूरे चुनाव में 26 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होता है जी। 15, 19, 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होते हैं यूपी के अंदर पंचायत के। और इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधि चुने गए। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है ये। आपने एक देखा होगा, पूरी चुनाव की प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया यूपी के अंदर, कोरोना महामारी के बावजूद। और कोरोना महामारी के बावजूद ये चीज़ें जो संपन्न हुई, भारतीय जनता पार्टी एक एक गांव में उससे जो समर्थक है उसके कार्यकर्ता, कहीं क्षेत्र पंचायत, कहीं ग्राम पंचायत, कहीं अन्य स्थलों लेकिन पर कई जगह हिंसा की भी खबरें आई। वह आपसी प्रतिद्वंद्विता गांव में कुछ हो सकती है कि गांव का चुनाव है, सबसे कठिन चुनाव माना जाता है,
और लखीमपुर में एक महिला के साथ मैं क्या कह रहा हूं, देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं, ये निर्दलीय प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी के बीच में विवाद है। भारतीय जनता, घटना थी। मैं क्या, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और कठोर कार्रवाई उसमें की गई, जवाबदेही थाने की भी तय की गई और जो लोग उसके पीछे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बहुत कठोर कार्रवाई की गई। लेकिन आरोप आपकी सरकार पर देखिए सरकार है तो आरोप लगेंगे। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि जंगल राज में महिलाओं की सुरक्षा तो भगवान ठीक बात भरोसे है, तो प्रियंका जी बहुत अच्छी बात बोल रही हैं, क्योंकि उनको तो इसका अनुभव है। इन्हीं की पार्टी में तंदूर कांड हुआ था ना, महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस करती थी और क्या इनकी संवेदना उनके साथ रहती थी, क्या ये भूल गई उस बात को? और हमने कठोरतम कार्रवाई की इस मामले में। कोई भी अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, कहीं भी नहीं। अगर अपराध के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है तो पहले दिन जिस बात को हमने कहा था वो हमने आगे भी निभाया है और आगे भी इस चीज़ को हर एक उस पर हम लोग इस चीज़ को करेंगे। प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। राज्य सरकार अपने इस दायित्व का पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ निर्वहन करेगी। पंचायत चुनाव हुए, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष जो बने उसमें से 67 पे बीजेपी को जीत मिली और 21 जिला पंचायत अध्यक्ष तो निर्विरोध जीते गए। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए ये डीएम और एसपी के बल पे चुनाव जीता गया है, बीजेपी गुंडागर्दी से चुनाव को जीत रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर योगी जी लड्डू खा रहे हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए जी, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीती जी, ये 5 सीटें कौन सी हैं? इटावा, इनका प्रत्याशी निर्विरोध जीता है। आखिर जनता ने जब चुनाव किया था तब सांसद हमारा जीता था, 2 विधायक हमारे जीते थे। दूसरी बलिया में हमारे 4 सांसद हैं, 2 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के। हमारे 5 विधायक और 2 मंत्री भी हैं। अगर हमें प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो बलिया में भी हो जाता, इटावा में भी हो जाता। एटा में सांसद भी हमारा है, 4 विधायक भी हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी हारी। बागपत में 4 विधायक बीजेपी के हैं और एमपी भी बीजेपी का है। अगर हमें प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो वहाँ भी हो सकता था। देखिए ये हार की बौखलाहट है, अपनी पैरों के नीचे की खिसकी हुई जमीन सपा को दिखाई नहीं दे रही है। लोग भूले नहीं हैं प्रदेश के दंगों को, इनके लोगों की गुंडागिर्दी को लोग भूले नहीं हैं। और जो लोग यहाँ पे सत्ता प्रतिष्ठानों को बपौती मानते थे, लूट खसोट का अड्डा बना देते थे, उसको कोई भूला नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर के उनको बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी से कार्यकर्ता तो पहले एक ही परिवार के सब बनते थे। आपकी सरकार पर या फिर पूरे देश में बीजेपी पे यह आरोप लगता है कि जो इनके साथ नहीं होता उसको डरा कर साथ कर लेते हैं। देखिए हम किसी को डरा के साथ, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ आ गए, उसके बाद वो सरकार बन गई। देखिए तो इसी तरह का आपने पंचायत में कर दिया। अगर लोग वहां संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस से और वो बीजेपी में आए हैं तो क्या बुरा है भाई? ये कांग्रेस सरकार का दायित्व बनता था कि वे अपने लोगों को संतुष्ट करके लेके चलें, उनको मना करके चलें, टीम वर्क करें। जब रिमोट कहीं और जगह से संचालित होगा तो ऐसी दुर्गति होनी है, और कांग्रेस शासित राज्यों का यही दुर्भाग्य है। कौन सा ऐसा राज्य मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश की बात, राजस्थान में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ये सब क्या है? तो बीजेपी को क्यों दोषी ठहरे? अपने घर को देखो ना। मैं 2022 के चुनाव के एजेंडे की बात करता हूं। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब 6 महीने चुनाव में बचे हैं, तो योगी जी आपका मुख्य एजेंडा चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए सबसे पहली बात तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं कि 2022 का मैंडेट बीजेपी के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। दूसरा, हमने जिन क्षेत्रों में काम किया है, जी, देखिए
गांव भी, गरीब भी, किसान भी, नौजवान भी, महिलाएं भी और समाज के अलग अलग तबके के लोग ये किसी राजनीतिक दल के और किसी सरकार के एजेंडे के हिस्से हो सकते हैं, ये 2014 के बाद देश ने देखा है। इन सभी उपलब्धियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करके जो बेहतर कानून व्यवस्था का राज देकर के प्रदेश के नागरिक के मन में सुरक्षा का एक बहुत जागृत किया है। आप याद करिए, एवरेज हर चौथे पांचवें दिन एक दंगा होता था यूपी में सपा समाजवादी पार्टी सरकार के समय, और पिछले यानी 4.25 वर्ष हो चुके हैं हमारी सरकार को, एक भी दंगा नहीं हुआ है। आप कह रहे कानून व्यवस्था आपका बड़ा मुद्दा रहेगा। चलिए, मैं एक अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक आम आदमी पार्टी के नेता भी अखिलेश यादव से मिले। अब हो सकता है आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव का गठबंधन हो जाए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर दल को अपना गठबंधन करने का अधिकार है, कौन रोक रहा है? चुनौती के रूप में देखते हैं? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, उनके लिए अपने आप में चुनौती है। अगर फ्री बिजली वाली स्कीम वो यूपी में भी ले आए, उत्तराखंड में तो ले ही आए हैं। देखिए, आपके बगल के यूपी में 2017 के पहले क्या होता था जी, कितने जनपदों को और कितने घरों को बिजली मिलती थी? सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,23,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने के साथ ही 1,38,00,000 लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने किया। 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय देने का काम भी, उनके घरों तक शौचालय पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है। 40 लाख गरीबों को एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,42,00,000 किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही है। ये सभी उपलब्धियां राज्य के पास हैं और राज्य के अंदर हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे करेंगे। लेकिन दिल्ली में ये इसके नाम पर क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोरोना के दौरान दिल्ली में क्या हो गया था? अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता, फ्री बिजली पर जनता नहीं, जो है, मैं वही आ रहा हूं पहले, जी मैं उस पे आ रहा हूं। अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता तो दिल्ली के अंदर तो लोगों को तड़प तड़प करके मरने के लिए छोड़ देते। बेड्स हम लोगों को उपलब्ध करवाने पड़े। यूपी 24 करोड़ की आबादी का राज्य है और 24 करोड़ की आबादी के राज्य में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही थी, और दिल्ली 2 करोड़ की आबादी का राज्य और 800 मीट्रिक टन में इनके ऑक्सीजन कम पड़ रहा था। कहां ब्लैक हो रही थी ऑक्सीजन? और जब भारत सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, सब भाग गए। आज इनके सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। देखिए, जनता के हित के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार उस प्रकार का कदम उठा रही है। सस्ती लोकप्रियता से बचना होगा और हमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, जिससे हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सके। पर ये पॉलिटिकल प्लान तो हो सकता है उनका कि फ्री बिजली हम देंगे, जैसे उन्होंने उत्तराखंड, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, उनको बोलने का पूरा अधिकार है। जी, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूँ, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। लेकिन इस बार उन्होंने राजभर साहब को भी साथ ले लिया है। हाँ, ठीक बात है।
उसको मैंने सोशल कहा ना, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक दल को अपने साथ लेने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी ले रही है तो ओबीसी क्यों नहीं लेंगे? नहीं, सभी को समाजवादी लेने। पार्टी को तो तकलीफ है, वो कहते हैं ओवैसी जो है वो हमारा वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए वोट किसका है, यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में कांग्रेस थे, और सपा तो आरोप लगाते हैं कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं। भाई तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज़्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। आप अपना मुकाबला 2022 में किसके साथ देखते हैं? अखिलेश जी के साथ देखते हैं, मायावती जी के साथ देखते हैं, प्रियंका वाड्रा के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं? हालांकि राजभर साहब तो थ्योरी लेके आए हैं 4 साल में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक मुसलमान सीएम भी होगा। ठीक ही बात है भाई, हर एक को अपना मुकाबला एजेंडा तय किससे करना। देखते हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, देखिए अपने पुराने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से ही होगा कि बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे बेहतर सीटें कैसे जीत सकती है। वहाँ तक ये लोग कोई पहुँच नहीं पाएगा। पंचायत चुनाव के रुझान पहले बता चुके हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव ने बता चुके वो कर, ये सब देखिए थके हुए हारे हुए चेहरे हैं। ये लोग पहले ही हिम्मत हार चुके हैं, इसलिए अनर्गल कुछ भी बोल दो। बड़ा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बड़ी बड़ी चुनौती कौन हो सकता है, या फिर एक चेहरा जो आपको लगता है जिसके साथ मुकाबला है? देखिए पब्लिक सबके कृत्यों को जान रही है, हर व्यक्ति की जान रहा है कि परिवारवाद, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, ये चीजें देख करके जनता में अपने आप में एक सिहरन होती है। देख करके यूपी के सामने अपनी पहचान का संकट था, आज यही यूपी हर एक फील्ड में जो प्रोग्रेस कर रहा है, एक नई पहचान बना रहा है। ये पहचान उत्तर प्रदेश के हर जाति, हर मत, हर मजहब से जुड़ा हुआ नागरिक जब बाहर जाता तो उसको सम्मान प्राप्त होता है जी। इसलिए वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए, अपने परिवार के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश और देश का हित चाहता है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसकी प्राथमिकता होगी। मैं अब धर्मांतरण के मुद्दे पर आता हूं। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा एक्सपोजे किया है। देश भी चौंक गया है इस खुलासे को देखकर, और अभी भी कार्रवाई जारी है। इस गैंग के आतंकी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी धर्मांतरण का काम ये लोग कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं बतौर मुख्यमंत्री? देखिए ये केवल एक कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। याद करिए जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लव जिहाद पे कानून बनाया था, तब भी ये देश तोड़ा गैंग विरोध कर रहा था, मेरे खिलाफ पत्र लिख रहा था, मेरे खिलाफ एक अभियान चला रहा था। इनकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी दृष्टि उधर जाएगी नहीं, इसलिए वे लोग उस पर कुछ भी बोल नहीं पाएंगे और कुछ भी उनको करना नहीं है जी। लेकिन ये केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लगाने का भी एक कुत्सित षड्यंत्र है। ये सेंध है सुरक्षा पे, मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाकर, उन संस्थाओं को जहां पर मूक बधिर बच्चे हैं वहां पर अपना एक ट्रेनर, जिहादी ट्रेनर को भेज करके उसके माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश कराना, फिर कोड वर्ड में और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेज को पास करना, फिर उनका दुरुपयोग सुसाइड स्क्वाड या फिर कहीं पर किसी ऐसे सेंटर को निशाना बनाने के लिए करना जो व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा से और हित से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। यूपी एटीएस ने इस कार्य को पूरी उसके साथ खोला है, पर्दाफाश किया है। हमारे 500 से अधिक टीमें इस पे काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जनपदों के साथ साथ देश के अंदर 25 राज्यों में इन्होंने भेजा और 1984 से लगातार चल रहा था। आज इसका पर्दाफाश हुआ है। हम लोग इसकी तह तक जाएंगे और एक एक परत उतार करके इन सब के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी।
क्या इस विषय में अभी और खुलासे आगे होंगे? हाँ, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर काफी सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए विपक्ष को जिनके लिए, वो कह रहा है चुनाव से पहले ये गेम खेल रही है बीजेपी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, जी हर एक मुद्दे को अगर राजनीतिक नज़रिए से देखना है तब तो मुझे लगता है कि उनके किसी प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए। आपने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, हाँ, मैंने इसको कहा आस्था से जोड़ना कितना सही होगा? देखिए दोनों चीज़ें हैं, जी, आस्था के साथ या साथ, मजहब से जोड़ना कितना सही मैं क्या होगा? कह रहा हूँ, आस्था के साथ साथ ये सुरक्षा के साथ खतरा है। आप किसी का धोखे में छल से मतांतरण करवाएं, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसके खिलाफ कानून है हमारे पास, लेकिन आप उसका दुरुपयोग देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए करेंगे, ये भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है। धर्मांतरण को लेके कानून भी आ चुका है, उसके बावजूद ये मामले क्यों नहीं रुक पा रहे? देखिए मैं क्या इसके कर रहा पीछे क्या कारण? 1984 से सब चीज़ें चल रही थी जी, और उन्होंने अपने सेंटर ऐसे स्थलों पर बनाए थे जहां पर सामान्यतः पुलिस नहीं जाती है, इंटेलिजेंस जाने में थोड़ा परहेज करती है, और धीरे धीरे करके कानून बनने के बाद ही सबका पर्दाफाश भी हो रहा है। ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमने छोड़ दिया, ये जब ये सब उजागर हो तभी हो रहा है जब सरकार उसके प्रति अलर्ट है और कार्रवाई उसमें हो रही है। मैं एक और घटना की बात करता हूं। हाल फिलहाल में लोनी में एक घटना हुई जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी को काटने का प्रयास हुआ, और उस विषय को, जो कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, उसको एक धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी साहब ने तो बोला ये हिंदूवादी गुंडे हैं, राहुल गांधी ने बोला कि ने तो इस घटना को राम भक्तों के साथ जोड़ दिया। कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जो कुछ हुआ गाजियाबाद की लोनी में? देखिए एक तो उसमें कोई हिंदू नहीं था, दोनों एक ही समुदाय के थे। ताबीज के प्रभाव को लेकर के जो व्यक्ति जिसकी दाढ़ी काटी गई थी वो ताबीज बांटता था, और ताबीज का जब प्रभाव नहीं हुआ तो अगले पक्ष ने उस पर हमला किया था। लेकिन ये कितना शरारती है कि ये व्यक्ति उसको मजहबी स्वरूप देने का प्रयास करता और फिर उस प्रकार की बयानबाजी करवा करके माहौल को ख़राब करता है। बिना सोचे समझे जब कोई बात हम करते हैं तो मुझे लगता है कि वह स्थिति उसके सामने वही सी स्थिति जैसे राहुल जी का है। राहुल गांधी क्यों देश के अंदर गंभीरता से नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि व्यक्ति जो बात बोलेगा इसमें कोई गंभीरता नहीं होती है और कोई सच्चाई नहीं होती है। क्यों कांग्रेस की दुर्गति हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि हर एक मामले को राजनीतिक रूप देना और हल्की बयानबाजी करना, तह तक जाए बगैर, सच्चाई को जाने बगैर जब हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं। आपका तो राहुल गांधी के साथ भी अनुभव रहा है, सदन के अंदर आप लोग एक ही सदन के सदस्य थे। रहे हैं काफी। वो अमेठी से सांसद थे, आप गोरखपुर से सांसद थे। हाँ, मैं सांसद रहा हूँ, मैं राहुल जी से पहले सांसद बन गया था। और आपकी उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है आप दोनों की? नहीं, राहुल जी मुझसे 1 साल बड़े हैं। जी, चलिए, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव आ रहा है 2022 का, उससे पहले ये हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो रहा है? नहीं, हम पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं। जो प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में जो होगा, हम वो कदम उठाएंगे। हमें पहले दिन भी संकोच नहीं था, आज भी संकोच नहीं, आगे भी कोई संकोच नहीं होगा। चाहे वह शासन की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का हो, चाहे हर नागरिक को सुरक्षा देने का हो। जी, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने इन संकल्पों को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी की वैचारिक श्रृंखला जो है वो आरएसएस मानी जाती है। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने बोला कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका पूरे देश में डीएनए एक है। उनका बयान ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बहुत भ्रामक है, क्योंकि वे अलग नहीं है बल्कि एक हैं। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। अब इसको लेके बड़ा सारा विवाद खड़ा हो गया कि एक बार फिर जो है वो पूरा का पूरा प्रयास ये है कि सब लोग हिंदू है, सब में हिंदुओं का डीएनए है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें विवाद का विषय इसको नहीं बनाया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो बयान दिया गया है वो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। अब आप विज्ञान को भी ना माने तो उसमें क्या कोई कर सकता है? जो चीज़ विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया गया हो और डीएनए थ्योरी के माध्यम से भी प्रमाणित हो, अब आप न माने, ज़बरदस्ती आप अपने को दोषी जगह से जोड़ने का प्रयास करें तो ये बुद्धि का फ़र्क हो सकता है, लेकिन डीएनए थ्योरी ने इस चीज़ को साबित किया है। निखिल मायावती कहती हैं कि बीजेपी वालों के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। मायावती जी ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं इनके बारे में।
चलिए, अगला सवाल कांवड़ यात्रा को लेकर है। लाखों शिव भक्त बड़ी दुविधा में है कि इस बार कांवड़ यात्रा होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर असमंजस में है। यूपी सरकार का क्या कहना है इस विषय के ऊपर, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव का भी बड़ा खतरा है। देखिए, हर एक व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है जी, और हर एक व्यक्ति को जो है सतर्कता बचाव करना होगा अपना। ये महामारी है, ये चेहरा देख करके नहीं आती है, जाति मत और मजहब देख के भी नहीं आती है। महामारी में जितना कोई व्यक्ति बचाव कर पाएगा, वही सतर्कता उसे इस महामारी से बचा पाएगी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराया, फ्री में वैक्सीन कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश ने इसके बारे में बैठक कर ली है और हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि एक कावड़ संघों के साथ संवाद बनाना, और कावड़ संघों के साथ संवाद बना करके जिन लोगों के संकल्प हैं हम उनको रोकेंगे नहीं। कावड़ यात्रा पे कोई बैन नहीं हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करने का, उनके साथ संवाद बना करके संख्या सीमित करने का, और जितनी कम संख्या हो सकती उतनी कम संख्या में लोग जाएंगे तो हम प्रोटोकॉल का भी पालन करवा पाएंगे, उनके लिए सुविधा भी दे पाएंगे। लेकिन हम किसी चीज़ को बैन नहीं करेंगे, हम हर प्रकार की सुविधा भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे। एक सवाल इस पे जरूर खड़ा होगा कि कांवड़ यात्रा को आप बैन नहीं कर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीमित दायरे में शिव भक्त जो है वो आ सकते हैं और अपनी आस्था का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तीसरी वेव का खतरा है, प्रधानमंत्री ने भी अपनी जो नई कैबिनेट ली उसमें भी उस बात को रखा, जो सोर्सेज से खबर आई। क्या आपको लगता नहीं है कि यात्रा रोक दें तो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, जैसा एक्सपर्ट्स मानते हैं, हम लोग, देखिए जैसा डॉक्टर्स मानते हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये चीज़ तब भी हो रही थी जब हम प्रयागराज में माघ मेला कर रहे थे, और माघ मेला में हमने सावधानी बरती। माघ मेला में हर दिन 20 लाख लोग प्रयागराज में रहते थे और 1.5 महीने तक रहे। मुख्य मुख्य स्नान जो थे उन सभी, चाहे वह मकर संक्रांति रही हो, माघी पूर्णिमा रही हो, बसंत पंचमी रही हो, इन सभी मुख्य मुख्य स्नानों में 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने वहाँ स्नान भी किया। लेकिन हर स्तर पर सतर्कता बरती गई, सावधानी बरती गई, टेस्ट किए गए। इसके बाद फिर हम लोगों ने शिवरात्रि से लेकर के और होली तक वृंदावन में वैष्णो कुंभ का आयोजन भी किया। बहुत सफलतम था एक आयोजन भी जी। हमने हर एक स्तर पर सावधानी बरती, और हम यही कावड़ यात्रा के लिए भी कह रहे हैं, बैन नहीं करेंगे। ये केवल गाजियाबाद से हरिद्वार तक ही नहीं जाती है, प्रयागराज से काशी के बीच भी जाती है, अयोध्या से बस्ती भी जाती है, आपकी बरेली में भी, गोरखपुर में भी, मुरादाबाद में भी, हर एक जगह निकलती है। हम सुरक्षा भी देंगे, लेकिन हमारा निचले स्तर पर संवाद भी है, और लोगों से बोला जा रहा है, कावड़ संघों से, कि आप सीमित संख्या में जाएंगे, ज़्यादा नहीं, कम संख्या में लोग जाएंगे। और हर एक जगह होता है, बाराबंकी में भी होता है, लखनऊ, बाराबंकी, सभी जगह होता है। किसान आंदोलन पर मैं आता हूं। राकेश टिकैत जो हैं वो कह रहे हैं कि अब मैं यूपी का दौरा करूंगा और 1 अगस्त से मैं यूपी समेत कई राज्यों में अपना आंदोलन तेज करूंगा। इसको आप कैसे लेते हैं? हालांकि अब 7 महीने से ज्यादा हो गए, लगभग 8 महीने हो गए, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। देखिए, संवाद समस्या का समाधान होता है जी। भारत सरकार ने संवाद के सारे तरीके अपनाए, हर एक स्तर पर संतुष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन जब किसान एजेंडे का हिस्सा न हो और हम किसान की कंधे पर बंदूक रख करके सरकार पर साधने का प्रयास करें और उसके पीछे विदेशी पैसा लगाने के पैसे उसके पीछे लगे हुए हों, तो इस प्रकार की स्थिति आती है। मुझे लगता है कि किसान संगठनों को, या किसान जो नेता हैं, आंदोलन का काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। भारत सरकार ने उनको ऑफ़र किया हुआ है, उन्हें भारत सरकार के साथ संवाद बनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक संवाद से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अन्यथा
किसानों की खुशहाली के लिए जो कार्य पिछले 7 वर्षों के अंदर हुए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हो, एमएसपी का हो, लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम किसान को देने का हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, या फिर किसान को ये व्यवस्था देना, जो 3 कानून के विरोध की बात हो रही है, अब उसमें मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब भारत सरकार इन सभी मुद्दों पर एक एक पॉइंट पे चर्चा करने को तैयार है और एक एक मुद्दे का समाधान करना चाहती है तो महज जिद के लिए आप व्यवस्था को बाधित नहीं कर सकते। पर 2022 के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत आते हैं, क्या आपको लगता है इसका एक असर होगा और आप लोगों को नुकसान देखना पड़ सकता है? देखिए, सवाल नफा नुकसान, तो सपा का, कांग्रेस का, सबका मैं क्या कह रहा हूं, बिना जो है नफा नुकसान की चिंता किए बगैर सरकार कार्य कर रही है जी। हमने किसान आंदोलन के बीच में ही पंचायत चुनाव भी किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत को छोड़ दें तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। गाजियाबाद हम जीते हैं, नोएडा हम जीते हैं, हापुड़ हम जीते हैं, मेरठ हम जीते हैं, बुलंदशहर भाजपा जीती है। तो ग्राउंड पे आपके लिए समर्थन है? मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, मथुरा, आगरा, ये सब सीटें बीजेपी जीती है। आप किस समर्थन की बात करते हैं? जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को और इस जनादेश का आप सम्मान नहीं करना चाहते? इस जनादेश का भी सम्मान होना चाहिए। मैं अब आगे बढ़ता हूं और कोविड को लेकर बात करते हैं। कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप पूरे देश ने देखा है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जो इससे अछूता रह गया हो। उत्तर प्रदेश में भी हमें काफ़ी स्थिति देखने को मिली कि कोरोना के केसेस कितने लाखों पहुंच गए। आरोप भी आपकी सरकार पे बड़े सारे लगे कि सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं थी, और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि सरकार दिखी ही नहीं। प्रियंका वाड्रा ने बोला कि रामनामी चादरें छीनी गई। क्या कहना चाहते हैं अब, क्योंकि इस विषय को काफ़ी समय हो चुका है, इस पर काफ़ी राजनीति भी हुई है और काफ़ी आरोप भी आप पर लगाए गए हैं। देखिए, बोलिए। आरोप अगर सही हो तो सरकार उन चीज़ों का जवाब भी दे और उस का परिमार्जन भी करे जी। जब आरोप राजनीति से प्रेरित हो, पूर्वाग्रही हो, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। प्रदेश के अंदर फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव, पहले तो पूरे देश के अंदर कोरोना का मुकाबला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से प्रबंधन करने का प्रयास हुआ जी। हमें एक चीज देखना पड़ेगा, इस सदी की महामारी है, महामारी में संसाधन कम पड़ ही जाते हैं, लेकिन स्थिति को इन्होंने पैनिक बनाया है। विपक्ष ने, कुछ जिम्मेदार संस्थाओं ने हाहाकार मचाने का, भ्रम की स्थिति पैदा करने का। आखिर यही वैक्सीन जो आज सुरक्षा कवच दे रहा है, इसके बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान क्या आए थे, कांग्रेस नेताओं के बयान क्या आए थे? कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था। जो लोग वैक्सीन नहीं लिए इनके कारण और उनकी दुखद मौत कोरोना से हुई है, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या उसके बारे में लोग माफी मांगेंगे जनता से? और फ्री वैक्सीनेशन है। यूपी देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य है जी। कोरोना प्रबंधन यूपी का एक मॉडल बना है। 24 करोड़ की आबादी का राज्य। अगर मैं आज की बात करूं, उत्तर प्रदेश में 100 से कम केस आए हैं। आज 3 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना मुक्त हो चुके हैं और कुल एक्टिव केस की संख्या 1500 के आसपास है। देखिए, आरोप भी किस रूप में लगते हैं, लेकिन काफी बड़े बड़े आरोप लगे कि मैं क्या गंगा किनारे लाशें जलाई, मैं उसी पे आ रहा हूं, फिर दफना दी मैं गई। वही आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लुटियंस पे तो एक लॉबी पूरी इसी कामकाज में लग गई। मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं जी। कि पहला आरोप क्या लगा कि साहब प्रदेश के अंदर कोरोना अनियंत्रित हुआ। मैं 1 मई से फील्ड में उतर चुका था। एक एक
जनपद में जाने लग गया, तो फिर उन्होंने कहा साहब नहीं शहर तो कंट्रोल हो गया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अनियंत्रित है। देखिए फिर गांव में चला गया, मैं गांव-गांव जाने लग गया। हमारी टीमें पहले से गांव में काम कर रही थी, मेरे पास सारे डाटा भी थे, प्रतिदिन हम एक एक गांव की समीक्षा भी करते थे। फिर उन्होंने कहा नहीं साहब गांव में भी नहीं, ये तो जो है गंगा में बहाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये विजुअल्स आप 2014 की भी देखते और 2012 की भी देखते, तब भी मीडिया ने उस समय काफ़ी हाईलाइट किया था, तब तो कोरोना नहीं था। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि नदी संस्कृति जहाँ पर होती है, नदी कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो एक निश्चित मुहूर्त में नदियों में जल प्रवाह करते हैं मृत शरीर को, अग्नि संस्कार नहीं करते। हिंदू परंपरा में 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक अग्नि संस्कार का, एक भू समाधि का और तीसरा जल प्रवाह का। पर इस विषय को इतना मैं क्या कह रहा हूँ बड़ा क्यों बना दिया? भाई देखिए, जिनको हर स्तर पर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना था जी, और देश की छवि को दुनिया के सामने बदनाम करना था, जिनको देश की इज्जत की चिंता नहीं, वे लोग इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे थे। बिल्कुल। हम आखिरी दौर में हैं। मैं थर्ड वेव को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि देश इस समय आपको देखिए सुन रहा है। थर्ड वेव की पूरी तैयारी हमारे पास है जी। हमने 27 जून वैक्सीनेशन से, का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, आप लोग नंबर 1 पे हैं उसमें। तो देखिए वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है, टेस्टिंग में यूपी नंबर 1 पर है, और यही नहीं, लेकिन यूपी की जनसंख्या काफी है। मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग सभी को ले रहे हैं, हम सभी को वैक्सीनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। यूपी ने 27 जुलाई से गांव-गांव में अपनी निगरानी समितियों के माध्यम से मेडिसिन किट भी वितरण करना शुरू कर दिया। एडल्ट के लिए पहले से हम दे रहे थे जी। बच्चों के लिए भी 4 कैटेगरी हमने तय की है, 0 से 1, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18। इन 5 कैटेगरी को भी मेडिसिन किट के माध्यम से हम गांव-गांव में दवा दे रहे हैं जी। और यूपी का ये मॉडल बहुत सफल मॉडल है। अप्रैल से ही हमारी ये कार्रवाई चल रही है। दूसरा, हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, और कुछ सीएससीज को हर जनपद में 4 सीएससीज हम लोगों ने लिए हैं, जहां पर हम लोग मिनी पीको का निर्माण कर रहे हैं जी। आइसोलेशन बेड्स बढ़ा रहे हैं। 541 इस समय प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिसमें से 151 लग चुके हैं, जिसमें पीएम केयर्स ने हमें बहुत मदद की, और बाकी राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग लगा रहे हैं। पर वैक्सीनेशन का नंबर में आप नंबर 1 है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से मेरा पॉइंट ये है कि जनसंख्या के हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो एक टारगेट है उसको 2021 के दिसंबर तक अचीव कर लिया जाएगा? देखिए वैक्सीन की उपलब्धता, जो वैक्सीन उपलब्ध कराने वाली कंपनियां हैं, ये वैक्सीन अगर उपलब्ध करा देंगे तो हम आज के दिन पे 20 लाख वैक्सीन पर डे देने की क्षमता रखते हैं। ठीक। और हम लोग दिसंबर तक इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विस्तार हुआ, जिसमें 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से आए। 2022 की तैयारी मान सकते हैं इसको? देखिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश को केंद्रीय कैबिनेट में इतने बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व मिला है। पहले कार्यकाल में मिला, दूसरे कार्यकाल में भी ये उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, और हर क्षेत्र को और सामाजिक संतुलन को भी उसमें देखने का प्रयास हुआ है। इस सभी लोगों को वहाँ पे प्रतिनिधित्व मिला है। 2022 की तैयारी उत्तर प्रदेश में है और हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो अगला सवाल मेरा ये बनता है कि मोदी जी की कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, तो योगी जी की कैबिनेट का विस्तार अब होगा नहीं होगा 2022 से पहले? देखिए मुझे लगता है कि आपके पास ज़्यादा पुख्ता जानकारी होगी और आप मुझे उस जानकारी को शेयर कर लेंगे तो मैं उसको आगे लेके चलता हूँ। जी चलिए, मेरे पास कैसे जानकारी होगी? जानकारी तो आप देंगे, कैबिनेट आपकी है। लेकिन मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला मेरा सवाल है कि एटीएस, यूपी एटीएस ने अलकायदा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। लखनऊ के ककोरी से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सीरियल ब्लास्ट की साजिश ये लोग रच रहे थे और इनके टारगेट पे 2 बड़े नेता भी थे। अब वो कौन नेता थे, एक आंकलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आप टारगेट पे हो सकते हो। क्या कहना चाहते हैं आप?
देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को या यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी संस्थाएं पूरी तरह अलर्ट हैं, कार्य कर रही हैं और ऐसे तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर प्रकार से तैयार भी हैं। एक दूसरा जी, जो भी दुस्साहसिक प्रयास करेगा तो उसको उसकी कीमत और उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, व्यक्ति वक्तव्य देता अपने संस्कारों के अनुरूप देता है। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है। 2012 में इन्होंने सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने के प्रयास किए थे। तो हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन हाईकोर्ट को कि उन्होंने उसको स्टे किया था, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर आते तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होती। ये तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य है, राजनीति का चोला पहन करके। पर आतंकवाद को लेकर राजनीति हो रही है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि बम किसी की जाति मत मजहब नहीं देखता। जो प्रेशर, इससे पहले हमने बाटला हाउस में ऐसा देखा था। प्रेशर कुकर बम जो मिले हैं कल जी, अगर वे कहीं फटते तो कोई निर्दोषी चपेटे में आता है और कोई निर्दोष, उसका कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। और वह जो निर्दोष उसकी चपेट में आता तो क्या उसकी कीमत या उस परिवार में उन लोगों को वापस लाने का काम समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी लाते क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लोग जनता के विश्वास के साथ और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। जब सत्ता मिली थी तब दंगा करवाते थे, प्रदेश के संसाधनों में लूट करवाते थे, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, अपराधियों को सत्ता अपराधियों की सरप्रस्त बन करके उनके सामने गिरवी रख दी गई थी। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया गया है और न होने दिया जाएगा। ये हम लोग प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हैं और इस बात को मानिए, हम लोग हैं, राज्य में हर व्यक्ति को बहुत सुरक्षित माहौल में रहना चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे। और माफियाओं और योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा है, ऐसा क्यों है? देखिए, जिसका प्रदेश के विकास और प्रदेश की समृद्धि में, प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली और प्रदेश की समृद्धि में से 36 का आंकड़ा है, उससे मेरा 36 का आंकड़ा होगा। मेरा किसी से व्यक्तिगत, किसी से जातिगत, किसी से अन्य कोई दुश्मनी नहीं है और मेरी किसी से दुश्मनी भी होगी क्यों। लेकिन पर आरोप आप पर यह है कि माफियाओं के बहाने आप विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर लेते हैं। देखिए, माफियाओं के बहाने पे किसी नेता को नहीं टारगेट किया गया है। ये पेशेवर अपराधी और माफिया हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से किया है। आप अनुमान करिए 1200-1400 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक हम इनकी जब्त कर चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, एक संदेश भी है, अवैध संपत्ति अर्जित करोगे तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा और जब्त भी होगी, वो कोई भी हो। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है मुख्तार अंसारी की। मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कितनी सही है, कितनी गलत है। पहली फोटो में तो वो बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, मूछें एकदम तनी हुई हैं, एकदम बाल बाल ठीक है। दूसरी फोटो में दाढ़ी बड़ी हुई है और मूछें उनकी नीचे हैं। तो मतलब अब मुख्तार अंसारी का जेल में ये हाल है, वो सही है बात? मैं फोटो देखता नहीं इस प्रकार के। अरे हम देखेंगे महापुरुषों का, देखेंगे देवी देवताओं का फोटो देखेंगे, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। माफिया का फोटो क्यों देखें? लेकिन जिसके जैसे कृत्य होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। और आप पे आरोप है कि मुख्तार अंसारी को आप अपनी जिद के लिए पंजाब से यूपी घसीट लाए। देखिए, मैं किसी जिद के नाते किसी को नहीं लाया हूं जी। कानून के दायरे में हर अपराधी को आना चाहिए और किसी नेता को और किसी पार्टी को यह अधिकार नहीं कि किसी माफिया को संरक्षण देकर के उसका सरप्रस्त बने। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा कि इस माफिया को 2 वर्ष से अधिक समय तक पंजाब की जेलों में रख करके वहाँ सुविधाएं क्यों उपलब्ध करा रहे थे। यूपी में आप कांग्रेस की हैसियत क्या देखते हैं योगी जी? देखिए, 0 + 0 हमेशा 0 होता है और मुझे लगता है कि कांग्रेस की यही हैसियत है। जी, राम मंदिर को लेकर जो विवाद हुआ अभी खासतौर पर, और विपक्ष ने इस पर काफ़ी हमला बोला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो
बाकी अन्य दल हो, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? देखिए, जो ट्रस्ट को लेकर मामला सामने आया, जो जमीन को लेकर मामला सामने आया, जन्मभूमि के लोग समर्थक थे ही कब? जी, कब थे? ये जो इस समय आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो कह रहे इस बार आप बीजेपी अब चंदे में गड़बड़ मैं क्या कह रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं, ट्रस्ट चंदे में गड़बड़ कर, मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सभी लोग अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समर्थक कब थे? इन्होंने तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़ा किया था जी। तो आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। आभारी होना चाहिए देश को, और आभारी है देश प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में आज मंदिर निर्माण का कार्यक्रम 5 अगस्त 2020 से युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका। तो ये स्वाभाविक रूप से इनका जो है चिढ़ना स्वाभाविक है। ट्रस्ट इस पूरे मामले को संचालित कर रहा है, सरकार उसमें नहीं है, और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे लगता है उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। केवल आरोप के लिए आरोप लगाना और आस्था के साथ खिलवाड़ करना, मुझे लगता है विपक्ष को आस्था के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। मंदिर का पहला जिसे कहते हैं प्रारंभिक जो रूपरेखा है वो कब तक तैयार हो जाएगी? 2021 के आखिर तक या 2022 तक? देखिए, अभी चल रहा है, काम चल रहा है जी। काम अभी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि तेजी के साथ काम चलते हुए जो एक निर्धारित समय सीमा, उस निर्धारित समय सीमा के अंदर उसको आगे बढ़े। आखिरी 2 सवाल योगी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है क्या आपको लगता है? देखिए, समय आने पर जो भी आवश्यकता होगी सरकार उसके अनुसार निर्णय भी ले लेगी। क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, इसलिए मैं सवाल मुझे लगता है कि यूपी में उसमें पार्टी नहीं है जी, लेकिन क्या आपको लगता है जरूरत है? देखिए, मैंने कहा ना, जो आवश्यकता होगी उसके अनुरूप, समय के अनुरूप कानून भी बन जाएगा। जी। बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, आप भी गए, अमित भाई भी थे वहां पर, प्रधानमंत्री भी गए, लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं आए। कहां चूक हुई और क्या उस तरह की चूक उत्तर प्रदेश में नहीं होगी? क्योंकि इसके बाद बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव। आप कैसे इस बात को मान सकते हैं कि बंगाल में भाजपा की चूक हुई है? भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 सीटें पा गई है जी, तो इतनी बढ़ोतरी बीजेपी की हुई है। पर लक्ष्य तो सरकार बनाने का था। चूक उन लोगों की है जिनका वजूद वहां था, सफाया हो गया है। बीजेपी एक संभावना है बंगाल के अंदर, पर आपका लक्ष्य तो सरकार बनाने का था। मैं क्या कह रहा हूं जी, देखिए, राजनीति में हम संभावनाओं के साथ साथ हर एक परिस्थिति को फेस करने के तैयार रहते हैं, लेकिन ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 में गई है। एक संभावना बनी, एक विश्वास जगा है भारतीय जनता पार्टी में बंगाल के अंदर, और कोरोना की सेकंड वेव का पीक नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से कोई रोक पाता वहां पे। जी योगी जी, मैंने सोशल मीडिया पे ऐलान किया था कि मैं आपका साक्षात्कार करने के लिए आ रहा हूं, तो बहुत सारे सवाल आए। अगर मैं उनमें से 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। एक कानपुर से किसी ने सवाल पूछा आपके लिए, मेरा पीसीआर मुझे बता रहा है। सवाल उन्होंने पूछा आपसे कि योगी जी सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कुछ कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं? कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं? नहीं, मैं पढ़ता जरूर हूँ, फिल्म देखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन मैं जब मौका मिलता है मेरे टेबल में हमेशा एक पुस्तक जरूर होती है, अलग अलग विषयों से संबंधित होती है। यूपी की इकोनॉमी से संबंधित होती है, यूपी की समाज व्यवस्था से संबंधित भी होती है, अध्यात्म से संबंधित भी होती है, सामाजिक जीवन से संबंधित भी होती है, और हर एक पक्ष से जुड़ी हुई उस पुस्तकों को भी मैं जरूर देखता हूँ। योगी जी, आखिरी सवाल, 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं, परीक्षा होगी? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 2017 के इतिहास को दोहराएगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा। आपके लिए भी बड़ी परीक्षा है ये? मैंने कहा ना, हमारा हर दिन परीक्षा है जी, और हमेशा हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने समय दिया न्यूज़ 18 को और खुल के हर विषय पर बात रखी। तो ये थे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हर विषय पर जो आपके दिल में मुझे लगता है सवाल होंगे, आज तमाम सवालों के जवाब न्यूज़ 18 के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।